अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज कौन से मौज़ूआत पर बात होने जा रही है, पहले आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे जी आज सुप्रीम कोर्ट की, जहां आज दो बड़े केसेस जो हैं उनकी समाअत हुई है। तौहीन अदालत केस का जो है वो तो फैसला भी खैर आ गया। इंतज़ामी कमेटी बेंच का फैसला तब्दील नहीं कर सकती है। इस फैसले का मतन जो है ये कहता है 4 जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर फुल कोर्ट की सिफारिश की गई है। ये 4 जजेस कौन से हैं? ये फैसला जो है ये बड़ा जुमाइनी भी है, इसके असरात भी कहे जा रहे हैं कि बड़े गहरे हो सकते हैं। क्या असरात हो सकते हैं, किस पर हो सकते हैं, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। थोड़ा सा सेंसिटिव इशू भी है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हमें इस पर इसको डिस्कस करना है। आज का ये अहम टॉपिक है, इस पर हम बात कर रहे होंगे। 26वीं आईनी तरमीम की जो समाअत हुई है, फुल कोर्ट की तश्कील होगी या नहीं, इस हवाले से नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। मरकजी दरखास्तों पर नोटिस ये जारी हुआ है। 26वीं आईनी तरमीम की बराह रास्त कवरेज दिखाई जाएगी या नहीं, इस बारे में नोटिस जो है उसकी समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। नोटिस देने के बाद ये जो समाअत है मुलतवी कर दी गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम प्रोग्राम में। जब हमारा सेकेंड सेगमेंट होगा तो उसमें हम बात कर रहे होंगे जी पैका के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि पैका एक्ट जो है वो शुरू से ही एक मुतनाज़े एक्ट था। उसमें जो तरमीम की जानी थी उसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी, मुबाहिसा हो रहा था, बहुत सारी जगहों पर इख्तलाफ भी किया जा रहा था, बहुत सारी जगहों पर एहतजाज भी किया जा रहा था, ख़ासतौर पर सहाफ़ती बरादरी की जानिब से। लेकिन जी आज इरफान सिद्दीकी साहब ने इस बारे में एक अहम बयान दिया है। बयान क्या दिया है वो भी प्रोग्राम में चलकर आगे हम आपको बताएंगे। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा है, और फिर ख़ास तौर पर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो तो एक पेज पर दिखाई दी, PTI ने इसमें क्या किरदार अदा किया है इस बिल के मंजूर होने में, ये भी हम आपसे आज शेयर कर रहे होंगे। और जी फिर एक बड़ी चेंज जो आई है, एक बड़ी तब्दीली जो आई है, ये बड़ा चेंज जो है ये हमें दिखाई दिया KP के अंदर, जहां पर आप जानते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैनशिप जो है वो तब्दील कर दी गई। जुनैद अकबर जो हैं वो मुतफ़क्का चेयरमैन PAC जो हैं वो मुंतखब कर लिए गए। और इससे पहले बहुत सारी जो बातें गर्दिश कर रही थी गंडापुर साहब के हवाले से कि जी इमरान खान उनसे खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये जो खबर है इसने उन खबरों पर मोहर जो है वो सब की तस्दीक की। इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं जी, इन इश्यूज़ पे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफ़ीक साहब, शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और शराज हसनात साहब। तमाम लोग सीनियर तज़कियाकार हैं। वीडियो लिंक पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन काशिफ साहब आज मैं आपकी तरफ नहीं आऊँगी पहले, क्योंकि फिर शहजाद फ़ारूकी साहब जो है ना वो एतराज़ करेंगे। शहजाद साहब चले मैं आप ही की तरफ आ जाती हूँ। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि आज ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तौहीन अदालत का केस, इसमें जो फैसला आया है सर, ये तो लगता है कि सारे का सारा जो केस था उसका रुख ही मोड़ दिया है जस्टिस मंसूर शाह साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। वो आप प्रोग्राम का आगाज हमेशा ऐसे करती हैं जिसे उर्दू में कहते हैं कि मारूं घुटना फूटे आंख, और मतलब घुमा फिरा के शहजाद फारूकी साहब पे आपकी तान टूट जाती है। और शहजाद फारूकी हाल में खुश नहीं है शहजाद साहब आप, लेकिन चले खैर। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये बड़ा अहम फैसला है, लेकिन मुझे लगता ये है कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार है वो मजीद बढ़ेगा। और मुझे ये बिल्कुल वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं जैसे जस्टिस सज्जाद अली शाह के जमाने में जो चीफ जस्टिस थे, जब तो 2 बेंच बिलमुकाबल आ गए थे, आमने सामने आ गए थे एक दूसरे के, और एक बेंच जो है वो एक फैसला देता था और दूसरा बेंच एक दूसरा फैसला देता था या उसको अनडू कर देता था। क्योंकि ये सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जिसमें उन्होंने जो इंट्रा कोर्ट अपील थी एडिशनल रजिस्ट्रार की नजर अब्बास की, उसको तो खत्म कर दिया, उस बुनियाद को खत्म कर दिया जिसकी बुनियाद पर 1 बजे 6 जजों का बेंच जो है वो उसको सुन सकता था। और इसी वजह से बेचैनी थी 1 बजे वाले बेंच में, 1:15 बजे जो अपनी कार्रवाई शुरू की उसने, कि अब वो कुछ कहने पे या उस पर कोई ऑर्डर पास करने से महरूम हो गए थे। चूंकि वहां पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि चूंकि हमारे सामने अब कोई केस ही नहीं है तो हम इस वक्त इसको सुन नहीं सकते और ना इस पर बात कर सकते हैं, और अगर ये बेंच ये जारी रखना चाहता है तो मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। तो सूरत हाल ये है कि दूसरे बेंच में जो हालात थे, यानी 1 बजे वाले पे जो इंट्रा कोर्ट के हवाले से थे, वहां पे बड़े सख्त रिमार्क्स और बहुत सख्त बातें सुनने में आई। वहां पे ये भी कहा गया कि हमें मुफादात का टकराव जो है वो क्यों कहा गया, हालांकि हम तो 2-2 बेंचों में बैठते हैं, उधर भी ड्यूटी करते हैं इधर भी, तो इसमें हमें कोई इजाफी पर्क्स नहीं मिले, कोई पैसे नहीं मिले, कोई कुछ नहीं मिला, तो हमारा मुफादात का टकराव क्या है। तो मैं याद दिलाता जब आप
एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खुद से कोई जज हाथ खड़ा करके कहे कि जी मैं बनना चाहता हूँ इस आईनी बेंच का सरबराह, तो आप अपने आप को खुद से एक पोजीशन के लिए पेश कर रहे हैं। और अगर आप खुद से अपने हक में वोट डालकर अपने आप को किसी ओहदे पर फाइज करते हैं, तो मेरे नजदीक इखलाकी तौर पे ये कोई मुनासिब बात नहीं है, इल्ला ये कि आप ऐसे अहम फैसलों के ऊपर बैठ जाएं जो कि आपको करने हैं मुस्तकबिल में। ये आज का दिन मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक बड़ा अहम था, और आगे चलने वाले दिन जो है वो मजीद, क्योंकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला आज सुबह सुना गया, तो उसमें 3 हफ्ते का टाइम गया है। असल आधी बात यह है कि जो आईनी बेंच है और जो चीफ जस्टिस है, उनका रुझान ये लग रहा है कि बस फुल कोर्ट ना बने, और जिस तरह से भी ये मामला चलते हैं इनको चलाते रहना चाहिए। अब एक ग्रुप जो है वो ये कोशिश कर रहा है माजरत के साथ कि भी किसी तरीके से फुल कोर्ट बन जाए और उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हों, लेकिन दूसरी कोशिश पास अक्सरियत ये गालिबन नहीं है, इसलिए वो फुल कोर्ट ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि जी नए जजेस का इसमें जब इजाफा हो जाएगा, तादाद जब बढ़ जाएगी, तब शायद हम देख रहे होंगे कि ये जो फुल कोर्ट है ये हियरिंग कर रहा होगा इसकी। काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल नज़र अब्बास का जो तौहीन अदालत का फैसला था, उस फैसले में बहुत सारी चीज़ें कही गई। एक तो ये बात तय हो गई जो फैसले के मुताबिक कि बेंच का फैसला जो इंतजामी कमेटी है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, भले वो आईनी बेंच तश्कील देने वाली हो या रेगुलर बेंच तश्कील देने वाली हो, वो नहीं कर सकती। दूसरा मामला ये था कि नज़र अब्बास साहब जो है उनका जो तौहीन अदालत का नोटिस था वो तो वापस हो गया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इंतज़ामी कमेटी जिन्होंने इस बेंच का फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया और बेंच चेंज कर दिया, उसके हवाले से फैसले में कहा गया कि वो जजेस साहबान का ये तयन करें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के उन्होंने तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए या नहीं हुए, और उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया। माफी चाहता हूं काशिफ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इन जजों ने की है तो इस हवाले से फुल कोर्ट जायजा फुल कोर्ट बनाया जाए। जी 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 जी, आप सही फरमा रहे हैं, इस बात का जायजा लिया जाए जी। इस बात का कैसे जायजा ले सकते हैं? अब नहीं सुन तो लेना सर, सुन तो लेना। चीफ जस्टिस, यही तो मामला है कि जिन 4 जजेस का कहा गया है उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खुद मौजूद है, उसमें अमीनुद्दीन साहब हैं, उसमें जमाल मंदोखेल साहब हैं, उसमें मजहर अली साहब हैं, उसमें मंसूर अली शाह साहब का भी नाम है, लेकिन वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं बने। अब अगर इन साहबान ने तौहीन अदालत, बादियो नज़र में तौहीन अदालत का कोई मामला किया है, तो फिर ये बताया कि ये जज कैसे फुल कोर्ट में बैठेंगे? फैसला कौन करेगा कि फुल कोर्ट किसने बनाना है? वो तो चीफ जस्टिस साहब ने करना है। इसी मामले के ऊपर जो बाद में अपील पे बात हुई, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी ये कहा कि आपने सुना नहीं, आपने में मफादात का टकराव भी कर दिया, आपने तौहीन अदालत की बातें भी चला दी, ये इदारों के अंदर बैठे हुए एक तसादुम की कैफियत थी, जिसके ऊपर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि आप इस केस को रहने दीजिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उस 6 रुकनी बेंच ने यह कहा कि हम नोटिस इशू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करेंगे नहीं, और ना कि और मामला डिस्पोज ऑफ हो गया। सो मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में बैठ के अफवाह तफहीम से चीजें करते हैं नहीं करते हैं, आने वाला वक्त अनफोल्ड करेगा। दूसरी जो बात आपने की 26वीं आईनी तरमीम की, 26वीं आईनी तरमीम के मामले में चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि जी जो आईनी बेंच है 8 रुकनी है 7 रुकनी है, उसने आज तमाम फ्रीकैन को सुना, नोटिस जारी कर दिए, और उसमें यह कहा कि आया इसकी जो लाइव होनी चाहिए कवरेज के नहीं होनी चाहिए, ये जो मेन पटिशनर है वो अपने अपनी मेन पॉइंट लेके आएंगे। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आप ये देखिएगा कि इस फुल कोर्ट की तश्कील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो आईनी बेंच में मैं सिर्फ एक जुमला ऐड कर लूं कि आईनी बेंच की जितनी हेयरिंग थी, मैंने सुनी सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा पॉइंट वहां पे डिस्कस हुआ, और वो पॉइंट ये था कि सेनेट का कोरम पूरा नहीं था, मखसूस नशिस्तों का कोरम पूरा नहीं था, गो के 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। क्या इन कोरम के पूरे ना होने पे, सूबाई रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ना होने पे के बावजूद आईनी तरमीम कंसीडर हो सकती है कि नहीं हो सकती? लेकिन एक बात ये क्लियर हो गई है कि जो आईनी बेंच है वही सुनेगा, यही फुल कोर्ट बेंच है, यानी कि इससे ठीक हो गया। बाकी शहजाद साहब मेरे ख्याल में इससे अग्री नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन जिस तरह से आप बता रहे हैं। शहजाद साहब जी, शहजाद साहब आपने अभी खुद फरमाया कि जो नोटिस हुए हैं उसमें अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया है कि वो मुआवनत करें
कि क्या इस पे फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। वो तो वुकला ने डिमांड की ना, तो उसके ऊपर उन्होंने कह दिया। आप अपनी बात की खुद ही तरदीद कर रहे हैं कि इससे ये साबित हो गया, आप खुद से नतीजा निकाल रहे हैं। आप मैं तो गुजारिश कर रहा हूं सर, शहराज साहब को शामिल कर लेते हैं। शहराज साहब, आपको जी जी एक चीज बड़ी क्लियर है कि जो आईनी बेंच है उसने सुना है और ये उन्हीं के जजेस के रिमार्क्स हैं। शहराज साहब, ये मामला जो है ये मजीद गंभीर नहीं होता चला जा रहा सर, एक सादा से इशू से कि केस जो है वो इस बेंच से उस बेंच में कैसे चला गया, एडिशनल रजिस्ट्रार से अब ये चीफ जस्टिस तक पहुंच गया सर, ये तो मजीद उलझ नहीं गया सर सारा केस, सारा मामला? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। जब ये दोनों इस पर डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने भी हियरिंग खोली है और जो मेरे पास है उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील फैसल सदीकी से कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं, आप इस बेंच को फुल कोर्ट ही समझे, मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। तो ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप किसी भी फुल कोर्ट की अगर डिमांड कर रहे हैं तो हम उस फुल कोर्ट पे नहीं जाएंगे, आप इसी को फुल कोर्ट समझें और यही आईनी बेंच हर हाल में इस केस का सुनेगा। हाँ, दूसरी तरफ जहां उन्होंने वो डायरेक्शंस दी हैं तो वो ओपिनियन लिया, मगर ऑलरेडी वो ओपिनियन एक फॉर्मेलिटी की सूरत में सामने आएंगी जब अगली पेशी पे वो प्रेजेंट की जाएंगी 3 हफ्ते बाद। मगर उससे पहले जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो है वो ऑलरेडी ये क्लैरिफाई कर चुके हैं कि उस वकील को कि आप इसी को फुल कोर्ट समझें और यही आईनी बेंच सुनेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जिस आईनी बेंच के अगेंस्ट में यानी 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशियरी ये आईनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह जजेस की सीनियरिटी को बुलडोज करके सर, लेकिन ये जो मोहम्मद अली मजहर साहब ने फरमाया है सर, जस्टिस साहिबान है, जाहिर है मोहतरम है, लेकिन इस पर एतराज भी तो आ सकता है ना। सिचुएशन तो ये नहीं है, किसी के कह देने से तो ऐसा नहीं हो जाता ना सर, फुल कोर्ट इज फुल कोर्ट। उसमें मैं एक और कह रहा हूं, उसमें देखिए अब जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। तो गुजारिश ये है कि जो मुख्तलिफ रिमार्क्स जजेस की आए वो सारी हेयरिंग्स में है, सारी जगहों पे पब्लिश भी हो गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट रिपोर्टर्स वर प्रेजेंट ओवर देयर एंड दे वर कमिंग अप विद देयर और दे वर कोटिंग एंड मेंशनिंग कि किस किसने क्या कहा। मगर जो असल मामला है ना, हमें उस पर जानना चाहिए कि ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये दरखास्त है। मैं पहले इसका बात कर रहा हूं और वो उसी आईनी बेंच के अगेंस्ट दरखास्त है और वही आईनी बेंच बज़िद है कि उसी ने इसको सुनना है और इसके अलावा कोई और नहीं सुन सकता। रीजन ये है कि क्योंकि चीफ जस्टिस उसमें उसको लीड कर रहे हैं, उसमें है, तो ये चीज है। दूसरा, अगर हम वापिस आते हैं तो तौहीन अदालत के इसकी कार्रवाई पे जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो वो पंजाबी की कहावत है कि सुनाना तीनू कहना नू। जब वो एडिशनल रजिस्ट्रार को तो बरी कर दिया गया और उनकी वजाहत को मान लिया गया, मगर ये कहा किसको जा रहा था, सुनाया किसको जा रहा था, और उसके अंदर बाकायदा तौर पे जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला सुनाया तो उसमें कहा गया है कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के पास इख्तियार नहीं कि जुडिशियल ऑर्डर के बाद केस को वापस ले सके। दूसरा, उन्होंने ये बात की कि बादियों नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजिस कमेटियों के खिलाफ होती है, लेकिन जजिस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। और उन्होंने इस मामले पे ये बात की है कि उन्होंने आगे रिकमेंडेशंस दी हैं कि इस पे फुल कोर्ट बुलाया जाए ताकि ये चीजें क्लैरिफाई हो सके। तो रिकमेंडेशंस मानना या ना मानना तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और अगर वो नहीं मानेंगे, जो नजर आ रहे नहीं मानेंगे। जो आपने बात की, आपने इस सारी चीज को खुद ही से इसका आंसर देके क्लैरिफाई कर दिया कि जब आगे एक पर्टिकुलर लाइक माइंडेड ग्रुप्स यानी उन जजेस की तादाद बढ़ेगी जो आगे इसमें अपॉइंटमेंट्स होनी है, तो उसके बाद जब सीरीज में चले जाएंगे तो फिर फुल कोर्ट आएगा। अभी फुल कोर्ट उनके मुफाद में नहीं है या वो नहीं समझते कि फुल कोर्ट के हवाले से प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी तो फुल कोर्ट नहीं हो रहा। हाँ, फुल कोर्ट जरूर होगा, हम सब देखेंगे, मगर तब होगा जब नई हायरिंग्स होंगी। सही है। और जब जजेस बढ़ेंगे फुल कोर्ट होगा। जो चीजें इनके अपने मफाद में हैं पहले वो हो जाएं, तो फिर इन केसेस के हवाले से और सारे मामलों के हवाले से, खासतौर पर फुल कोर्ट के हवाले से फैसला किया जाएगा। नशाद साहब, ये जब अपने मफादात की बात हो रही है तो आपको नहीं लगता कि जो कुछ कोर्ट्स के अंदर इस वक्त चल रहा है वो अदलिया के अपने मफाद के लिए, अदलिया के खुद के लिए अच्छा नहीं है सर, बेहतर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि ये मुफाद में नहीं है। ये जो आईनी डिबेट्स होती हैं या ये जो आईनी पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू होती है, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं, इससे क्लैरिटी आती है। फर्दर जो आने वाले वक्त के लिए जो चीज़ें हैं वो उसमें बेहतरी आती है। कुछ खुशफहमियाँ और गलतफहमियाँ और ख्वाहिशात का मामला है जिसकी वजह से हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स लगाते हैं। बेंच जिद कर रहा है, ये कर रहा है, वो ये क्यों सुन रहे हैं, फला क्यों सुन रहे हैं। ठीक है, ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन जिस चीज़ को समझना है बहुत ज़रूरी वो ये है कि आईनी तरमीम के नतीजे में जो बेंच बन चुका है उसी ने केसेस को सुनना है। मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है दो चीज़ों पे। एक पहली बात तो ये है कि आईनी बेंच जो बना है, जिन लोगों को ये सुनने का इख्तियार है वही जजेस फुल कोर्ट बनाएंगे, इसके अलावा कोई फुल कोर्ट बन नहीं सकता। एक मामला।
दूसरा मामला यह है कि मुझे यह भी याद पड़ता है कि मैंने कहीं पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं, मे भी कोई लॉयर इसको ज्यादा बेहतर से समझ सकता है, लेकिन मुझे ये याद पड़ता है कि आईनी बेंच के पास ये इख्तियार था कि वो कोई भी केस, कहीं भी किसी भी अदालत का केस अगर वो आइन से जुड़ा हुआ है तो उसको वो कॉल कर सकता है और अपने पास ला सकता है। ये उस 26वीं तरमीम में ये चीजें शामिल थी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और 26वीं तरमीम को अगर आप देखें तो उनमें ये चीजें शामिल हैं। तीसरी बात देखिए, मामला क्या है? मामला ये है कि फर्ज कीजिए कि एक चीज को मैं ठीक समझता हूं और फर्ज कीजिए कि काशिफ साहब दुरुस्त नहीं समझते। इसमें एक डिबेट है, इसकी तशरीह होगी, इसमें मामला तय होगा। जहां तक तौहीन अदालत की बात है, तौहीन अदालत का मामला जो है वो उस सूरत में बनता, अब मेरी नजर में, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे हिसाब से जज साहिबान को एक दूसरे के ऊपर तौहीन अदालत के मामलात की तरफ नहीं ले जाना चाहिए था। उन्हें शायद इस मामले को इस तरह से देख लेना चाहिए था कि कोई चीज एडमिनिस्ट्रेटिव गलती फर्ज कीजिए कहीं पर हुई या कोई गलतफहमी हुई या किसी जिसको कह लीजिए कि कोई एनॉमली होने की वजह से कोई प्रॉब्लम कहीं पे आ गई तो दूसरे जज साहिबान की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। सॉरी नौशाद साहब, मैं आपको एक सेकंड के लिए सर बहुत माजरत के साथ, जस्टिस मंसूर अली शाह खुद ये कहते हैं कि जो गलती हुई है, बहुत सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला जो है जाहिर है उस पर कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई मसलियत होती है, इसलिए हुई है, यानी वो इसको एक तरह से एक मौके के तौर पर ले रहे हैं सर। जी मौका उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है, वो उनको फेवर करता है या उनको सूट करता है। उनके साथ जो मामलात हुए हैं वो सबके सामने हैं। जिस तरह से वो समझते थे या उनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था वो नहीं बन पाए, तो यकीनन वो उस पर खुश तो नहीं होंगे। लेकिन मुझे इस बहस में नहीं जाना, मैं तो एक सिंपल बात कर रहा हूं कि आपने एक तरमीम की गई है आइन के अंदर, जब वो तरमीम हो गई, जब वो हो गई, या तो आप उसको होने ना दें, हो गई तो वो आइन का हिस्सा है। जब वो आइन का हिस्सा है तो तमाम जज साहिबान जो है उसको मानने पर मजबूर हैं। उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके खिलाफ रिजर्वेशंस रख सकते हैं, उसको पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन वो उसको मानने पर मजबूर है। इख्तलाफात मौजूद हैं, अब हमें देखना ये होगा, अब हमें देखना ये होगा कि इख्तलाफात कहां तक जाते हैं। तश्कील दिए, उन्होंने इसको टर्न डाउन नहीं किया। जब टर्न डाउन नहीं किया, उसको एडमिट कर लिया, उसको मान लिया, तो फिर उस पर अमल पैरा होना लाजिम है। ठीक हो गया, ब्रेक लेना है मुझे। दो छोटे छोटे फिक्रे कहने हैं। एक तो ये है कि जो नौशाद साहब ने कहा ना कि कहीं उन्होंने पढ़ा है, तो वो हो सकता है आईनी बेंच के हवाले से ऐसा लिखा हुआ हो, लेकिन आईनी बेंच की इंतजामी कमेटी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी कोर्ट ऑर्डर को अपने इंतजामी हुक्म से सरपास करे, पहली बात। दूसरी बात, इस सारे आर्गूमेंट से मैं ये समझ पाया हूं कि एक शादी हाल में 2 शादियां हो रही थी और एक दूल्हे ने दूसरे की दुल्हन पसंद कर ली कि मैंने इससे निकाह करना है, तो बजाय इसके कि लड़के और लड़की वाले बैठ के इस पे अपना तय करें कि किसकी शादी कहाँ होनी है, वो शादी हाल वाले को आपने मुंतजम बना दिया है और उसने तय कर दिया है कि इसकी शादी इधर होगी। तो अब इस पे आर्गूमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये शादी हाल में। मुझे ये हैरत है कि आपने ये मिसाल कहाँ पे पढ़ी है नौशाद साहब ने, तो जो जहाँ पढ़ा है, मैंने इससे पहले ये मिसाल नहीं सुनी। काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आईनी मामलात के ऊपर हम मिसालें क्या दे रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि मामला क्या है। और वहां मामला शादियां, दुल्हने और पता नहीं क्या। फारूकी साहब माफ कीजिएगा, देखिए मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, आपने 2 शादियां खुद से बनाई, 2 हाल में 2 शादियां बनाई, खुद से एक एग्जांपल घड़ी कि जी ये इधर की शादी उधर दुल्हन में चली गई, उधर की दुल्हन। मैं आपसे कह रहा हूं वी आर डिस्कसिंग आईनी तरमीम, आइन असेंबली से होकर आई है मेरे भाई। आप ये बात समझते ही नहीं है, आप लोग ना पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। नौशाद साहब, यही सवाल तो मैंने आपसे किया था कि जो कुछ कोर्ट के अंदर हो रहा है, दूसरों को मौका दिया जा रहा है अदलिया के हवाले से, जजिस के हवाले से बात करने का। सर इस एग्जांपल की समझ नहीं आई, एक इंतहाई संजीदा मामले पे, आईनी मामले पे एक अदलिया के बात हो रही है और हम किस किस्म की एग्जांपल्स कोट कर देते हैं और कैसे उसको अपने पहनावे में पहना लेते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है नौशाद साहब, मुझे लगता है आपने अपनी बात कह दी, अब शहजाद साहब का जवाब ले लेते हैं। एक फिक्रा कह दूं कि ये मैंने नौशाद साहब के आर्गुमेंट के हवाले से नहीं कही, मैंने ओवरऑल जो सिचुएशन बनी हुई है। और दूसरी बात, बहुत माजरत और अदब के साथ हाथ जोड़ के मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो आइन का असर किया है और कानून इंसाफ का जो असर कर दिया है, इसको आप इतनी संजीदगी से ना ही लें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। जितनी संजीदगी से ये सारे लोग इसको ले रहे हैं, मैं भी उतनी ही संजीदगी से लेने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक हो गया शहजाद साहब, ठीक हो गया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। आप तमाम साहिबान हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। बात हमें करनी है अब एक ऐसे बिल के हवाले से जो बहुत दिनों से ज़ेर बहस था और उस पर बहुत सारे इतराज़ात भी किए जा रहे थे। ख़ास तौर पर ये इतराज़ात जो हैं ये सहाफ़ियों की तरफ से, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से किए जाए थे, लेकिन ये इतराज़ जो हैं ये बिल्कुल इसको ये भी नहीं कहा जा सकता रद्द कर दिए गए, क्योंकि सुने ही नहीं गए, टाइम ही नहीं दिया गया जी किसी को। मैं बात कर रही हूँ जी पैका एक्ट की, पैका बिल की, जिसको मंजूर कर लिया गया है। 15 मिनट के इजलास में इस बिल को जी मंजूर किया गया है। कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊँ इस पर। आप मुझे बताइए कि इसमें इशू क्या है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डरना तो उनको चाहिए जो फेक न्यूज़ देते हैं, तो जो लोग सच्ची खबरें देते हैं, बेहतरीन खबरें देते हैं, उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। सर ये चीज़ अपनी जगह, लेकिन फिर मुझे जरा ये भी समझा दीजिएगा कि क्यों इस पर जब सहाफ़ियों को इतराज़ था तो उनके इतराज़ात जो है दूर नहीं किए गए, उनके साथ कोई बैठक नहीं की गई, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। फिर पीटीआई वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मंजूर होने वाली होती हैं जो मुतनाज़े होती हैं, तो एकदम से कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, कोई बॉयकॉट कर देता है और फिर उसके बाद देखते हैं कि विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ये सारी चीज़ें जो है ये मंजूर हो जाती हैं। फिर पीटीआई वालों को होश आता है। सर अच्छा, पीटीआई की बात पहले कर लूं या बाद में कर लूं, ये देखिए ये मर्जी सर आपकी। बिजनेस में ये जो है ना, ये एक रूटीन होती है कि आपने किस चीज को पास होने देना है, बाइकआउट का क्या मकसद है, वो ये इस बहस में पढ़ने के बजाय असल मामला ये है। देखिए जी सर, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि सच्ची खबर क्या है। सच्ची खबर वो है जो हुकूमत को पसंद है, और झूठी खबर वो है जो हुकूमत के ऊपर तनकीद होगी, जिसके अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, सच्ची खबर और झूठी खबर की डेफिनेशन तय किए बगैर ये तय कर देना कि जी इस बंदे को ये सजा दी जा सकती है और इसके साथ ये सलूक किया जा सकता है, ये समझ से बालातर है। पीका कानून के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि जनाब बात ये है कि आप सोशल मीडिया का मसला आपके सामने दरपेश है। आप सोशल मीडिया के ऊपर कानून नहीं बनाते, आप सोशल मीडिया पे कानून बनाने जाते हैं। आप तमाम ऑनलाइन मवाद को रगड़ लेते हैं और जो रेगुलेटेड मीडिया है उसका भी जो ऑनलाइन एरिया है उसको भी आप बीच में शामिल कर लेते हैं। सही। क्यों? क्योंकि इसमें एक ख्वाहिश मौजूद है। ये जो अथॉरिटेरियन किस्म का जो एक रिजीम होते हैं, या ये जो एक डिक्टेटरशिप का एक मिजाज होता है कि हमें तनकीद पसंद नहीं है, ये जमहूरियत में मुमकिन नहीं होता कि आप पे तनकीद ना हो। ये बादशाह में हो सकता है कि आप बादशाह सलामत हैं, आपने किसी ने आपके खिलाफ बात की, आपने उसकी गर्दन उतार दी, लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। और जमहूरियत का हुस्न ये है कि जब तनकीद होती है तो वो उससे तामीर होती है। मुआशरा जो है वो फलता फूलता है। जब आप अपने पर तनकीद लेना बंद कर देते हैं तो आप तामीर से रुक जाते हैं। अब मसला ये है कि जब ये तरमीम आई, इसमें पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमिटमेंट थी हुकूमत के और सहाफ़ी तंजीमों के दरमियान कि अगर कोई तरमीम लाई जाएगी पीका ऑर्डिनेंस के अंदर तो उसमें सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाएगा। ठीक है। इस तरमीम को लाने से पहले सहाफ़ती तंजीमों से कोई कंसल्टेशन नहीं की गई, कोई मुशावरती अमल नहीं हुआ। किसी बाबू ने बना के दे दिया कि जनाब इसको 3 साल करके 10 लाख कर लें, 20 लाख कर लें, ये इस तरह कर लें, ये ट्रिब्यूनल बना दें, ये कर दें, वो कर दें। ये जो कानून है इसकी हालत ये है कि इसके बाद आप यूं समझिए कि आप खबर नहीं दे सकेंगे। ये सच्ची झूठी की डिबेट जो है ना, ये दूर रह जाएगी। आप सिर्फ प्रेस रिलीज जो है ना, जिसको हुकूमत खबर समझती है हमेशा, अच्छा अपोजिशन में आके उनको समझ आ जाती है कि ये प्रेस रिलीज है, ये खबर नहीं है। ठीक है। ये जो डेफिनेशंस हैं जो हुकूमत और अपोजिशन के अपने स्विचिंग से ही बदल जाती हैं, वो सारी की सारी जो है उसका मलबा गिरेगा। अगर तो मैं हुकूमत की गुड बुक्स में हूं और हुकूमत के हक में बात कर रहा हूं तो फिर तो मैं बहुत अच्छा हूं और मेरी खबर सच्ची है। लेकिन अगर मैंने उस पर तनकीद कर दी तो मैं झूठा हूं और मेरी खबर भी झूठी है और मैं फेक न्यूज का मुर्तकब हुआ हूं। और फिर सबसे बड़ा मसला यह है कि ये इस दुनिया के किसी कानून में ये मुमकिन नहीं होता कि आप बीच में से एक पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म ही माइनस कर दें। ठीक हो गया। यानी आपको कहा जाए हाई कोर्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लिए, हम सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाएंगे। जो सखर का सहाफी है, फर्ज कीजिए, ये तो बाद में तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट तय करे, वो बेचारा वहां पे उसके खिलाफ कोई भी शख्स उठ के, कोई भी इदारे का बंदा उठ के जो है इदारे के बिहाफ पे उसको जो है वो सजा दिलवा के उसको धक्के खाने के लिए छोड़ देगा सुप्रीम कोर्ट। उस बेचारे की तो शायद इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो 2 फेरे सुप्रीम कोर्ट के लगा सके, तो वो मजबूर होगा कि वो जो है ना वो कैद काटे, वो कहां सुप्रीम कोर्ट को देखता फिरेगा। ये जो सिस्टम है ये प्यूनिटिव है, यानी इसमें सजा देना मकसूद है, इसमें पनिश किया जाना मकसूद है, इसमें एग्जाम्पल बनाना मकसूद है, इसमें डेटरेंस मकसूद नहीं है। कवानीन बनाए जाते हैं मुआशरे में जो इल्म ठीक हो गया नौशाद साहब। और यही बात है जिसपे सारे सहाफी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। शराज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी नौशाद साहब ने एक बड़ा ही खूबसूरत सा जुमला बोला। उन्होंने कहा कि देखें, जमहूरी जो ममालिक जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता
तो यहाँ पे तो क्या क्या नहीं हुआ सर? अभी पिछले कुछ महीनों की चले हम बात कर लेते हैं। एक तो ये फरमा दीजिएगा, दूसरा ये इस एक्ट को मंजूर किए जाना और फिर इस तरह से मंजूर किए जाना। आप तो खुद एक सहाफ़ी हैं, खबरें बनाते हैं, खबरें पहुंचाते हैं, क्या आपका फील है इस वक्त इसके ऊपर? आसमा साहिबा, इसमें गुजारिश ये है कि हमारे हाथ में तो रह ही कुछ नहीं गया हुआ। एवरीथिंग हैज बीन डन एंड डिसाइडेड कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री की हालत देखें तो हमारे सारे के सारी चीजें जो कन्वेंशनल है, दैट इज लिंक्ड विद एडवर्टाइजमेंट। दूसरी तरफ चले जाएं तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को गेट कीपिंग नहीं मिलती। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं इसके हक में हूं कि फेक न्यूज के अगेंस्ट में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मगर उसको डिफाइन कौन करेगा, वो अथॉरिटी कौन है। नौशाद साहब की बात ये बिल्कुल ठीक है कि जो गवर्नमेंट के हक में है वो फेक नहीं है और जो गवर्नमेंट के हक में नहीं है वो फेक है। मैं आपको थोड़ी सी इसके और एग्जांपल दूं कि अभी जो ये इमरान खान साहब वाला डिसीजन आया है, आप अगर उस दिन सहाफियों की लिस्ट चेक करें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किन किन सहाफियों को उस दिन स्पेशली वहां पे ले जाया गया और किन किन के नाम उसमें शामिल थे। शहनाज साहब के सिग्नल्स शायद ड्रॉप हुए हैं। मैं चाहूंगी काशिफ साहब आप तब तक इस पे प्लीज तबसरा जरूर फरमाइए, और जो आज सिचुएशन हुई है, जिस तरह से इसको पेश किया गया, 15 मिनट के अंदर अंदर इसको मंजूर कर लिया गया, ये सारा भी हमारे देखने वालों से जरा जरूर शेयर करें। अस्मा, मैं आपके तवज्जुह से मैं सारी रुदाद रिकॉर्ड पे इसलिए रखना चाहता हूँ कि कायमा कमेटी का इजलास हुआ। कायमा कमेटी के चेयरमैन फैसल सलीमुर रहमान, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक। वहाँ पे सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदगान ने जॉइंट एक्शन कमेटी के लेटर दिए और उन्होंने कहा कि हम आप के बिल पे शिकवार एतराज़ रखना चाहते हैं, आप हमें टाइम दीजिए। उन्होंने कहा कि जी टाइम नहीं है, डिस्कशन नहीं हो सकती। अच्छा होता कि सहाफ़ियों से पहले डिस्कस कर लिया जाता और फिर कमेटी में आता। उसके बाद आज़ादी इज़हार राय की चैंपियन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, ट्विटर के हक में बोलने वाले, उनकी जो रुकन वहाँ बैठी थी प्लवेशा खान साहिबा, उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा ये हाथ खड़ा जी हमारी तरफ से पास है। शाहदत अवान साहब ने कहा हमारी तरफ से पास है। इरफान सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम लीग नून के चीफ विप हैं, वो कहते हैं जी हुकूमत का बिल है, मैं मुखालफत नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। अगर आप लोगों में जो यहाँ सहाफ़ी बैठे हुए हैं इनके ऊपर कोई मुकदमा हुआ तो मैं आपके साथ सड़कों पर होऊंगा। मैंने उन्हें कहा कि हजूर तारीख इस बात को याद रखेगी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सहाफ़ियों के ऊपर कदगन के पीका एक्ट की जो एक्ट था बिल मंजूर करवाया और बगैर सहाफ़ियों से मुशावरत किए मंजूर करवाया। और याद रखिए कि ये वो सोच थी जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने शुरू की, फवाद चौधरी साहब उसको लेके चले, और ये सारी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी क्या, नून लीग क्या, हमारे साथ सड़कों पे थी पीएमडीए के खिलाफ। आज पीटीआई हमारे साथ जो सा सड़कों पे है, और ये सारे के सारे ये चाहते थे कि ये सहाफ़ियों की आवाज़ दबाई जाए। ये सब ड्रामा है, ये सब बातें हैं कि जी नून लीग इधर है, पीपल्स पार्टी उधर है, सारे ये चाहते थे कि ये कदगन लगे। हमने वहां पे बाद में तवातर से कहा कि आप हमें एक दिन का टाइम दे दें, हमारे एतराज़ात तो सुन लें, हमारी बात तो सुन लें। उन्होंने कहा सवाल नहीं पैदा होता, सेनेटर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी पास करवाएं, और यूं हाथ खड़े हुए और पास। कोर्ट भी तो जाएंगे ना सर, सहाफ़ी तो जा रहे हैं ना सर कोर्ट से अगर डिसीजन आते आते कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, किसको क्या पता क्या नहीं पता, कहां तक कहानी जाएगी। जब आप मुझे बताएं कि इस वक्त के वजीर इत्तलात ने खुद कहा कि मैं आपसे मुसवदा शेयर करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, और आपने आनन फानन कौमी असम्बली में कायमा कमेटी में बिल नहीं किया, वहां से पास हुआ, सेनेट से कायमा कमेटी में गया, उनका 15 मिनट में पास हो गया, और इस वक्त जनाब वो सेनेट में पेश हो गया, रिपोर्ट पेश हो गई, बिल पास हो गया, सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। और क्या हुस्न इत्तफाक है कि वो तहरीक इंसाफ जो पीडीएम बना रही थी वो अब हमारे साथ सरापा एहतजाज है। वाहिद एक आवाज सेनेटर कामरान मुर्तजा JUIF, उन्होंने कहा कि आप मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लीजिए, मत जल्दबाजी कीजिए, इनकी बात सुन लीजिए, कुछ कीजिए। और मैं तो हैरान था कि इरफान सिद्दीकी साहब के ऊपर कि यार आप कहते मैं सहाफत ओढ़ना बिछोड़ना, मैं आपके कबीले से हूं, आपने अपने कबीले की आवाज क्या हमारी अमेंडमेंट लेना उन्होंने गवारा नहीं की। और बाद में उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, हुकूमत का बिल है, मैंने यही काम करना था। मैं शहनाज साहब अब आपकी तरफ आऊंगी, वैसे भी आपकी बात अधूरी रह गई थी पहले, एक तो उसे भी कंप्लीट कीजिएगा, और फिर ये जो कोर्ट में जाने का सर ऑप्शन है, आपको लगता है कि इससे कोई मसला हल होगा? ये वही काशिफ साहब वाली बात है कि अब किसने देखा है कि कब उसका फैसला आता है? ये सारी चीजें स्टार्ट हुई पंजाब डेफेमेशन लॉ से, जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की, और उसका मकसद ये था कि सिर्फ एक शख्सियत को खुश करना था कि कहीं पे भी कोई अगर किसी के खिलाफ स्टोरी लग रही है तो उसके ऊपर कोई भी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि मुल्जिम को साबित करना पड़ेगा कि मदई जो इल्जाम लगा रहा है वो गलत और झूठ है। और उसके बाद ऑल्दो इसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला, मगर ना वहां पे भी कहीं पे भी कोई भी मुसद्दा शेयर नहीं किया गया था, और वो तो इतनी जल्दबाजी में किया गया था
कि फौरन आनंद फान ने जीवा। उसके बाद यहाँ पे पीपल्स पार्टी को मैं जरा शामिल करते रहूं कि गवर्नर पंजाब अचानक एक लग्जरी ट्रिप पे चले गए और स्पीकर को एज एक्टिंग गवर्नर पंजाब जब चार्ज दिया गया तो फौरन इस बिल के मुसद्दे पे साइन हो गया। पूरा नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी इन कनाइमस है पीएमएलएन के साथ इस बिल के हवाले से। मामला थोड़ा सा वापस लेके जाता हूं, जिस तरह काशिफ बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जब कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासतदान हुक्मरान होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये सारे के सारे जो स्टेप्स ले रहे हैं वो अपनी बेहतरी के लिए ले रहे हैं। पीटीआई गवर्नमेंट में भी यही सारे बिल मंजूर करवाने की कोशिश की गई और इसमें अमेंडमेंट्स की गई। आज वो हमारे साथ खड़े हैं, उस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी साथ खड़ी थी। आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक पेज पे जबकि पीटीआई हमारे साथ खड़ी है। अंदर खाते ये कोई भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का फ्रीडम इंडेक्स बेहतर हो। हम इस वक्त 152वें नंबर पे दुनिया में खड़े हुए हैं। जो सूरत हाल है इस पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चीखें मारी हैं और ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि पाकिस्तान में आजादी इजहार राय का गला घूंटा जा रहा है। ये अभी पिछले साल की जैसे ही रेटिंग्स आएंगी आप लोग देखेंगे, मुझे यकीन है कि हम और दर्जे तनज़्ज़ुली में जा चुके होंगे। ठीक है, और ये जो आवाजें बुलंद हो रही हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब, आपको लगता है कि सुनी जाएंगी या एटलीस्ट चलें अदालत में कि इनकी सुनवाई हो रही होगी, या कोई और प्लेटफॉर्म्स आपको लगता है कि वहां जाके अब सहाफियों को एहतजाज करना चाहिए, या बस अब सब सरकारी टीवी बन जाएंगे? सर, एक तो आप लोगों को मेरी मिसालें पसंद नहीं आती। मैं फिर माजरत के साथ, मुझे वारिस शाह याद आ गए जिन्होंने फरमाया था कि डोली चढ़ दिया मारियां हीर चीका। ये जब साफी साहबान डोली चढ़ रहे हैं तो अब चीके मार रहे हैं। ये आप भूल जाते हैं कि जब ये काम शुरू हुआ था तो उस वक्त आप लोग किधर थे। आप एक गलत काम की हिमायत करेंगे, माजरत के साथ किसी एक गलत काम की आप हिमायत करेंगे तो आप बिलवास्ता तौर पर उनको दूसरे गलत काम के लिए हलाशेरी दे रहे होते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप किसी एक सियासी जमात के साथ खड़े रहकर कुछ इश्यूज पे आप फायदा उठा लें और फिर दूसरे पे आप यकदम मुझे सामने खड़े होकर दिखाएं और फिर ये कहें कि आप मेरी बात मान लें, मैं आजादी इज़हार राय का बड़ा चैंपियन हूं, तो मैं ये हूं, तो मैं हूं। आई एम सॉरी, देखिए, या तो आप इंसानी हकूक और इंसानी आजादियों के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं या आप बिल्कुल यकीन नहीं रखते। ये जो आप पिक एंड चूज करके मुझे बताते हैं, आप अगर आजादी इज़हार राय के साथ हैं तो आप आजादी अदालत के साथ क्यों नहीं है, आप इंसाफ के एक आजाद निजाम के साथ क्यों नहीं है? आपका क्या ख्याल है कि आपको ये आईनी बेंच जो जिसकी हमने अभी इतनी तस्वीर पड़ी है पिछले सेगमेंट में, आपके ख्याल में ये यहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा? मैं बहुत माजरत खा हूं, वो पिछली मिसाल आपको फिर नहीं पसंद आई, लेकिन मुझे वापस उसी पर रुजू करना पड़ेगा कि शादी तो तय की, जो दुल्हन चेंज करने का फैसला तो किया वो जो शादी हाल के मुर्तजम ने या मालिक ने, तो उसमें तो लड़के के वालिदैन को या लड़की के वालिदैन को नहीं बोलने दे रहा था। इस मिसाल में तो वो लड़की से भी नहीं पूछ रहा कि भाई तूने इसके साथ जाना भी है या नहीं। उसने फैसला कर दिया है कि साफियों के साथ ऐसा होना है तो होकर रहेगा। नहीं सर, साफी और क्या करे, साफी क्या करे मुझे बताएं। साफियों ने बात की, हमें वजीर साहब ने कहा कि मैं आपसे मुसवदा शेयर करूंगा, वजीर साहब ने मुसवदा शेयर नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ डिसऑनेस्टी कर ली या उन्होंने नहीं की, तो साफी क्या करे? अब साफी तो इमरान खान के दौर में सड़कों पे था, साफी अभी सड़कों पे है। हुकूमत की हिमायत छोड़ दे। नहीं, हुकूमत, सर मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए कि हुकूमत की हिमायत कौन कर रहा है? अंधी तकलीफ तो कोई भी नहीं कर रहा। जो चीज जिसकी बुरी होगी हम उसकी तनकीद करते हैं। अब नहीं कर सकते ना सर, अभी इसके बाद तो नहीं क्यों नहीं कर सकते? आपको एविडेंस आप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि याद रखिए, सहाफियों ने तय कर लिया है इसके ऊपर वो करेंगे। जैसे शराज सराद ने कहा, वो लाहौर में हुआ, पंजाब में हुआ, किया ना। आप अपने हक तो अदा करेंगे, लेकिन मसला यह क्या सारी सियासी जमातें इस बात में सहाफियों के साथ खड़ी हैं? असल मामला तो ये है, हम सियासी जमातों के मोहताज इसलिए हैं कि देखे ना, पार्लियामेंट की कानून साजी भाई, सहाफियों ने वोट नहीं करने। आईनी तरमीम हो या कानून साजी हो, हमने वोट नहीं डालने, वो पार्लियामेंट में डालने हैं भाई। हम कम अज कम ये तो बात कर सकते हैं ना कि बिलावल भुट्टो साहब, ठीक हो गया, आज आपके लोगों ने क्यों हिमायत की? रूल के तहत हुकूमत, क्या बिलावल भुट्टो साहब आपको आज आजादी साहब पे आज मरियम नवाज साहब को नजर नहीं आ रही? आज नवाज शरीफ साहब को नजर नहीं आ रही? देखिए, अगर आप दोनों साहिबान बोलेंगे ना तो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। वैसे भी शहजाद साहब वीडियो लिंक पर हैं। शहजाद साहब, आप नौशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नौशाद साहब, आपके असल मसला ये है। देखिए, ये एक मामला है जिसपे सहाफी डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तमाम सहाफती तंजीमें जो हैं वो इसके खिलाफ खड़ी हैं। हमें अदालत से रिलीफ मिले ना मिले,
हमें जो है वो कोई सर सियासी कितने जमात दिन खड़ी रहेंगी, किस दिन बैठ जाएंगी, बस ये बता दें, ये मैं जानना चाह रही हूँ। कितने दिन खड़े रहेंगे, कितने दिन आप बॉयकॉट कर रहे होंगे, कितने दिन कवरेजेस नहीं कर रहे होंगे, क्या क्या ऑप्शंस क्या है हमारे पास? मेरा नहीं ख्याल हमें बाइकआउट का मसला है। हम तो एहतजाज कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है और वो आपके गले खुद पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। बिल्कुल उनके भी गले पड़े ना पड़े, हमने जो चीज समझनी है, ये जो बात है ना, देखें क्रॉस द बोर्ड तनकीद नहीं हुआ करती, तनकीद गलत काम पे होती है। जो काम वो गलत करेंगे उस पर हम तनकीद करेंगे, जो काम वो दुरुस्त करेंगे उस पर हम तनकीद नहीं कर सकते। ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक पे जाना है। रियली सॉरी शराज साहब, आप कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड्स हैं सर, प्लीज अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं शराज साहब। आप जो है वो इससे डरने वाले नहीं है कि वो डर के बैठ जाएंगे और वो जो है कोई बात नहीं करेंगे, तनकीद भी साफ ही करेगा। ठीक हो गया नौशाद साहब, टाइम कम है, ब्रेक लेना है मुझे, मैंने 30 सेकंड्स देने हैं। उससे पहले शराज साहब आपको सर मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि किसी जहां मर्जी सहाफी चले जाएं, जो गवर्नमेंट ने डन और डिसाइड कर लिया है उन्होंने हर हाल में उसको इम्प्लीमेंट करना है। बदकिस्मती यही है कि 26वीं आईनी तरमीम भी ऐसे हुई, ये बाकी सारे बिल भी ऐसे पास होंगे। शहजाद साहब यही बात कर रहे थे कि जब हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर हमारे साथ भी गलत होगा और हमें भुगतना पड़ना है। मैं आपको बैठ करके कहता हूँ, कोर्ट से कहीं पे कोई रिलीफ नहीं आपको मिलना। जब गवर्नमेंट को जब कहीं पे हक और इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलना तो हम कहाँ की मूली है। ठीक हो गया। हम ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल में प्रोग्राम में नाजरीन। एक और ब्रेक के बाद हमें जी बात करनी है खास तौर पर केपी की और पीटीआई के हवाले से बहुत सारी और खबरें भी है जो हम शेयर कर रहे होंगे इस अगले सेगमेंट में। आपके साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पीटीआई केपी के सदर जो हैं तब्दील हुए हैं, जुनैद अकबर खान, उनका नाम बहुत ज़्यादा पिछले दिनों सुना भी जा रहा था, कहा भी जा रहा था कि उनको जी कोई अहम ओहदा जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता था कि कहा जा रहा था इनफैक्ट कि अली अमीन गंडापुर से खुश नहीं हैं बानी पीटीआई। क्या ये उनकी नाखुशी है, खफगी है किसी बात पर जो उनको हटाया गया है, जुनैद अकबर खान साहब को आगे लाया गया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या किसी और बड़ी तब्दीली की जानिब भी इशारा कर रही हैं? ये मैं जानना चाह रही हूँ शहजाद साहब आपसे। अच्छा देखिए, ये जो मामला है ना, इसको हम तमाम दोस्त अपने तौर पे इंटरप्रेट करते हैं। मेरे नजदीक मामला ये है कि खान साहब ने अपनी अप्रोच तब्दील की है। उन्होंने अब उन लोगों को सामने लाने का फैसला किया है जो हॉकिश है, जो सड़क के जरिए फैसला करना चाहते हैं, जो बातचीत को उस वक्त करना चाहेंगे जब वो इतना प्रेशर क्रिएट कर लेंगे कि जिसके जरिए एक ऐसा माहौल बन जाए कि जहाँ पे वो बैठ के बात कर सकें। क्योंकि सड़क वाली बात वो पहले आजमा चुके हैं, मुझे नहीं पता कि अब ये सड़क पे कैसे लाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन ये बुनियादी तौर पे कोई थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो जो फैसला आया था उनको ये अलकादर ट्रस्ट वाला, तो उसके बाद से वो अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए गालिबन अपनी अप्रोच थोड़ी सी तब्दील करके देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से आपने देखा कि इद्दत केस जो है उसको दोबारा से जिंदा कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये एक दूसरे की नर्व्स को चेक कर रहे हैं कि पहले कौन आंख झपकता है। ये स्ट्रेटजी का गेम है। इसका उस तरह से बजाय मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर को कोई तब्दील करने का फैसला है। वो भी सकता है, वैसे तो खान साहब इसीलिए मशहूर है, वो भी अनप्रेडिक्टेबल है और ट्रंप भी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ये कई दफा आपके लिए एक अच्छी बात साबित होती है कि आप अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी यही बात आपकी खामी भी बन जाती है, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये अभी स्ट्रेटजी जो है वो थोड़ी सी जारहाना होगी और आने वाले दिन जो है इसमें तहरीक इंसाफ मुझे मजीद हॉकिश होती हुई, जारहाना अंदाज अपनाती हुई नजर आएगी। अब वो जो लम्बे पै जाने वाले मशवरे थे, और जो मेरा भाई कहता होता है कि पहले कहते थे डट के खड़ा है कप्तान और फिर कहते हैं लम्बा पड़ा है कप्तान, तो ये मेरा ख्याल है अब ये इसके बीच में से कोई रास्ता निकलेगा। वो लम्बे पड़ने वाली जो है ना, वो स्ट्रेटजी देने वाले दोस्त जो थे वो आगे दाएं बाएं कर दिए हैं। अब ये डटने वाले जो है ना, वो उनको आगे लाने का फैसला किया गया है। लेकिन मुझे अंदेशा ये है कि जिस तरह से पहले किसी जमाने में मियां नवाज शरीफ कहते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कहते हैं मैंने कदम बढ़ा के पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब ये नहीं पता कि खान साहब के पीछे कोई खड़ा होता है या नहीं होता। अभी तक तो उनके मानने वाले खड़े हैं, चाहे वो गलत है या दुरुस्त है या गलत है, लेकिन उनके मानने वाले अभी तक उनके। ठीक हो गया। काशिफ साहब, मैं आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि गंडापुर साहब चूंकि मुज़ाकरात में बहुत पेश थे, किस तरफ मुज़ाकरात में पेश थे, मेरे ख्याल में आप जानते हैं कि मैं किस जानिब इशारा कर रही हूँ, वहां पर मुज़ाकरात के अंदर कोई गड़बड़ हुई है, उससे बानी जो है वो नाराज हो गए, इसलिए उनको पीछे करने के लिए जा रहा है पीटीआई के अंदर। सर यही मामला है? देखें जी, एक बात तो शहजाद फारूकी साहब से बसद एहतराम, अली अमीन गंडापुर से ज्यादा ना पब्लिक को रोडों पे कोई ला सकता है, ना कोई बढ़ के मार सकता है, ना कोई क्लैशनकोफ, ना कोई चीजें, ना कोई लोग उनकी वजह से थोड़ी आते हैं, अंबानी की वजह से आते हैं। फुल पैकेज अली अमीन गंडापुर, फुल पैकेज। अच्छा, अब मामला ये है
कि अली अमीन गंडापुर साहब ने हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले एक बयान दिया कि मौलाना फजल रहमान साहब की क्या औकात के वो बानी से मिले और ये करे और वो करे। मैं 2 महीने से एक बात आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि भाई असद कैसर साहब फजल रहमान साहब के साथ मिल रहे हैं बुग़्ज़ अली अमीन गंडापुर में। अब अली अमीन गंडापुर साहब से इस्तारत ली गई है, वो कहते हैं जी बड़ा प्रेशर था, ये था वो था। मैं आपको एक बात बता दूं, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अली अमीन गंडापुर क्यों किसी को हिस्सेदार बनाएंगे और उस बंदे को हिस्सेदार बनाएंगे जो उनके ऊपर तनकीद कर रहा था। आप इस मामले को इस तनाजुर से भी देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नोटिफिकेशन हुआ हाई पावर बोर्ड और सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में, उसके बाद पी का बिल मंजूर हुआ कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से। पीटीआई को 1 साल से चेयरमैन पीएसी नहीं मिली थी, शेख वकास अकरम के नाम के ऊपर डेडलॉक था। यक एक दिन पता लगा कि 2:30 बजे इजलास है पीएसी का, वो नहीं हुआ। फिर 5 बजे नोटिफिकेशन हो गया कि मुतफिका तौर पे नून लीग और पीटीआई के मुतफिका तौर पे नून लीग ने कहा जुनैद अकबर साहब चेयरमैन पीएसी होंगे। अच्छा, जब आपने चेयरमैन पीएसी लेना है, आपने कायमा कमेटियां लेनी है, आप तहरीक इंसाफ और नून लीग भाई एक पेज पे। उस वक्त हर चीज ठीक, उस वक्त कोई लंबा नहीं पड़ा हुआ, कोई पाँव नहीं पकड़ रहा, कोई डील नहीं हो रही, कोई ढील नहीं हो रही। और जिस वक्त बात आएगी मुज़ाकरात की, कमीशन की, एक दूसरे के ऊपर आस्तीनें चढ़ा के शुरू हो जाएंगी, बातें शुरू हो जाएंगी, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम का वक्त ज़ाया करने के लिए, आवाम के बच्चे मरवाने के लिए, आवाम के बच्चों को जेलों में डालने के लिए। आप इतने ही अच्छे थे तो आप कहते हैं भाई भाड़ में जाए, हम नहीं लेते चेयरमैन पीएसी, हम क्यों ले कमरे चीफ व्हिप साहब, हम क्यों ले कमरे, हम क्यों ले कायमा कमेटियां। उस वक्त सब मराद भी लेनी है और वो भी करनी, क्योंकि ये सियासत का वतीरा है, ये पॉलिटिकल कॉर्पोरेट कंपनीज का वतीरा है कि जो मिल रहा है वो ले लो और अगले के लिए खाप डालो, मुतालबे करो, हर चीज करो। आप माने या ना माने, मुझे एक बात बता दिए, 1 साल से चेयरमैन पीएसी नहीं था। क्या ऐसे लाल निकले थे कि जुनैद अकबर को यकायक उन्होंने मुतफिका तौर पे कर दिया? पुराने साथी हैं इमरान खान के, पुराने साथी इमरान खान के एतमाद हैं, खुल के तनकीद भी कर देते हैं, उनसे डरते भी नहीं हैं। नून लीग के तो नहीं है ना, ये तो आप कह रहे हैं नहीं डरते। नून लीग के तो नहीं है ना, पीपल्स पार्टी के तो नहीं है ना हुजूर। एक फिक्रा मेरा भाई काशिफ जो है ना, हमेशा अवाम के बच्चे मरवाने वालों को ज़ेरे तनकीद लाता है, कभी अवाम के बच्चे मारने वालों का जिक्र। वजह तनाजा किसने खड़ी की हुजूर? वजह तनाजा किसने खड़ी की? आप बताएं ना, वजह तनाजा किसने खड़ी की? अगर हम नहीं, आप बताएं ना, आप मुझे बताएं कि जब अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर दे तो सारी ये मामला ना होता है। आप ये बात क्यों सर, प्रोटेस्ट का मतलब ये तो नहीं गोली चला रहे हैं, जो भी जो चीजें आप खुद वो एडमिट कर रहे हैं उनके वजीर। आपने क्यों यूनिफॉर्म ऑफिसर के ऊपर चढ़ाई की? आपने क्यों चले अब उनकी बात सुन लेना, काशिफ साहब उनकी बात सुन ले। जी शहजाद साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अवाम के बच्चे मरवाने वालों को जरूर जूते मारे, उनको जरूर ज़ेरे तनकीद लाएं, लेकिन जिसने मारी है एक आध फिक्रा उनके लिए भी कभी कभार टाइम खत्म हो गया। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि दो लोग और भी हमारे साथ बाकी हैं। ज़ाहिर है मैं शराज साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, मुझे और मेरे देखने वालों को जरा समझा दीजिएगा कि ये पीटीआई में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ रही है। जैसे काशिफ साहब अभी फरमाए थे कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट बड़ा अहम रुकन है अली अमीन गंडापुर साहब, तो फिर उनको चेंज करने के लिए और ये सारी बातें क्यों सुन रहे हैं हम, क्यों इतनी तनकीद हो रही है उन पर? अब देखिए आसमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अली अमीन गंडापुर की मुखालफत पीटीआई के अंदर मौजूद है और अली अमीन गंडापुर से भी जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे टू सम एक्सटेंट अली अमीन गंडापुर उस पर पूरा नहीं उतर सके। नंबर 1। नंबर 2, मगर जुनैद अकबर डेफिनेटली उतनी बड़ी पब्लिक फिगर नहीं है जितनी बड़ी पब्लिक फिगर अली अमीन गंडापुर है। मैं काशिफ की इस बात से एग्री करूंगा कि अली अमीन गंडापुर कंपैरेटिवली खान की कॉल पे लोगों को बाहर निकालने के लिए और जिस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे वो हैं वो बेहतर है। जुनैद अकबर वाले मामले में ये चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है कि देखें, मैं बार बार ये गुजारिश करता हूं कि कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे सारा कुछ चल रहा है। काशिफ एग्रेशन में कुछ बातें सही भी कर देते हैं जिनमें डेफिनेटली जो लोगों के जो दोनों पार्टियों को जहां अपना मुफाद होता है वहां पे वो सारी की सारी रंजिशें और सारे के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं। पीएसी 1 साल से नहीं चल रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और पीएसी ने करना क्या होता है, अगेन अवाम के जो ऑडिट के पैराग्राफ्स हैं उनके ऊपर मुतलका कमेटियों को बुला के उनसे बात करनी होती है कि ये पैसे कहां पे गलत खर्च किए, क्या किया। सो इट्स मोर लाइक एन अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी विद इन द पार्लियामेंट जो लोगों के हवाले से बात करती है, जो अवाम की बात करती है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ये पीटीआई का राइट था कि ऑपोजिशन को पीएससी की चेयरमैनशिप दी जाती है। अगेन अगर दोनों के में मामला सेटल हो रहे हैं तो अच्छा है। बार बार गुजारिश करता हूं कि हमें चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बैक एंड के मुज़ाकरा क्या चल रहे हैं और बैक एंड के मामला जो है वो कहीं ना कहीं हमें फ्रंट पे। आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है शराज साहब, मेरी सॉरी। नौशाद साहब चेयरमैन पीएसी मिली होगी शायद, वक्त कम है हमारे पास। काशिफ साहब, नौशाद साहब प्लीज।
देखिए बात यह है कि अगर तो बात हॉक्स की है ना, तो हॉक्स तो फिर ये ठीक बात है कि अली अमीन गंडापुर ज्यादा ताकत रखते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को पनिश किया गया है। पनिश इसलिए किया गया है कि वो जो बातें करके वादे करके वो सीएम बने हुए हैं और जो मामलात हैं वो उस तरह से तय नहीं हुए, उस तरह से बैठे नहीं जिस तरह से, या उन्होंने डिलीवर नहीं किया बानी तरीके इंसाफ की नजर में। और दूसरी बात यह कि जब जुनैद अकबर साहब खुद हुकूमत से एक ओहदा लेके बैठ गए हैं और शेख वकास अकरम को वो ओहदा नहीं मिल सका, उसके ऊपर डेडलॉक रहा है, तो फिर ये अंडरस्टूड बात है ना कि ये हॉकिश अप्रोच नहीं है, ये लीनियंट अप्रोच है। अब लीनियंसी की तरफ जा रहे हैं मामलात। हॉकिश अप्रोच वो थी जो सड़कों पे लाने की थी, जो अली अमीन गंडापुर साहब जिसके दाई थे और वो करते थे। सो अब जो है वो असद कैसर फॉर्मूला जो है, या असद कैसर साहब या आतिफ खान का जो फॉर्मूला है, जो ये कहते थे कि जी ये इस तरह मामला तय नहीं होंगे, बल्कि हमें पार्लियामान और जरा कोल्ड कूल माइंड के साथ चीजों को लेके चलना पड़ेगा, हमें जो हमारे हिस्से का है वो लेना चाहिए और सिस्टम को चलने देना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर कि बानी पीटीआई की सोच में थोड़ी तब्दीली आई है, अब चीजें थोड़ी सी तब्दील करके देखना चाह रहे हैं। यकीनन वो कोशिश करेंगे ना। आप बताओ, वो बॉलर भी हैं, फास्ट बॉलर भी रहे हैं, उनको पता है कि पेस जो है वो कैसे सेट की जाती है, कब जो है वो फास्ट बॉल फेंकना है, कब इसका मारना है, हाँ जी, कब जो है वो बाउंसर मारना है। तो यकीनन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। ये जरूरी नहीं कि ये इसी तरह ही चले, इसके रिजल्ट्स देखकर इसकी जो है ना चलने ना चलने का फैसला होगा कि फर्दर कितना अरसा ये सेटअप चलता है। और हो सकता है कि जो वज़ारत आला है वो भी जो है अली अमीन गंडापुर से जो है वो उसे हाथ धोने पड़ जाए उनको। ठीक है, ये भी बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नौशाद अली साहब आपका, काशिफ रफीक साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब और शराज हसनात साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम साहिबान का शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल दोबारा मिलते हैं।